नमस्कार बच्चों, मैं अंगद। हम लोग आज मॉडर्न इंडिया में कांग्रेस की स्थापना को पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस से पहले जो संस्थाएं थी उनमें आखिर क्या कमियां थी कि इतने बड़े स्तर पर वो सफल नहीं हो पाए, जो कि हमें कांग्रेस के रूप में दिखता है। इसके साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ इससे जुड़े हुए अन्य टॉपिक को भी पढ़ें, जैसे कि प्रेस का विकास किस प्रकार से हुआ और इस काल में स्वदेशी जैसे बड़े आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं, तो हम उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन से संस्थाएं कार्यरत थी। जहाँ तक अगर बात करें हम कांग्रेस की स्थापना को लेकर, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और इसकी स्थापना किसी भारतीय के द्वारा नहीं होकर एक अंग्रेज सिविल सेवक जिनका नाम A.O. ह्यूम था, उनके द्वारा किया गया था। तो इसके साथ ही हम लोग यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा कांग्रेस जैसे इतने बड़े संस्था का स्थापना क्यों किया जाता है। लेकिन इससे पहले हम इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को समझेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले हमें जनजातीय आंदोलन, उसके पश्चात हम लोगों ने देखा था कि किसान विद्रोह और सन्यासी विद्रोह के रूप में देखने को मिला था। लेकिन हम लोगों ने उसे आद्य राष्ट्रवाद की संज्ञा दी थी। चूंकि उनका दृष्टिकोण उतना व्यापक नहीं था, वो अपने क्षेत्र के लिए ही संघर्ष कर रहे थे, तो इस वजह से उसे हम लोगों ने आद्य राष्ट्रवाद का नाम दिया। लेकिन आप देखोगे कि कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो इसका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक था और कांग्रेस के द्वारा यह प्रयास किया गया कि देश के सभी वर्गों को जो है आपस में जो है सम्मिलित किया जाए और इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया जाए। अगर हम बात करें कांग्रेस की स्थापना के शुरुआती दौर की, तो 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक जो भी आपको सदस्य मिलेंगे उनका दृष्टिकोण उदारवादी था। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि शुरुआती दौर के जो कांग्रेस के सदस्य थे वो पश्चिमी शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और इनका यह मानना था कि अंग्रेज़ों के द्वारा हम जो है आज़ादी तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है संवैधानिक तरीके से। तो आप देखोगे कि इनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा था कि अंग्रेजों के सामने ये अपनी मांगे रखती थी और कोशिश करते थे कि किसी भी प्रकार की हिंसा से बचा जाए। चूँकि इन्होंने पूर्व के आंदोलन से सीख लिया था, चाहे वो संथाल विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह हो या फिर कोल विद्रोह हो, उनके द्वारा अलग अलग स्तरों पे विरोध किया गया था और उसमें बहुत सारी हिंसाएं भी हुई थी। सबसे बड़ा अगर उदाहरण लिया जाए तो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था, जिसमें बहुत जगह पे हिंसा हुई थी, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो या फिर कानपुर हो। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा सभी जगह के विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया था। तो कांग्रेस की स्थापना के पश्चात से ही शुरुआत में आप देखोगे कि इनके सदस्यों के द्वारा यह प्रयास किया जाने लगा था कि हम हिंसात्मक गतिविधियों से बचें, ताकि दुनिया की नज़र भी जो है इस पे पड़े और हमारी मांगों को जो है सुनने का प्रयास किया जाए। तो इसमें आप देखोगे कि शुरुआत में तो ये उदारवादी दल होते हैं, लेकिन इसी में जब इनकी बातों को नहीं माना जाता है तो कांग्रेस से ही एक अन्य दलों का गठन होता है, जिसे उग्रवादी संगठन भी कहा जाता है। इसमें आप देखोगे कि 1907 में उग्रवादी और उदारवादी दोनों का विभाजन भी हो जाता है, जो कि सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इन सभी बातों की चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस से पहले कौन सी संस्थाएं थी और इनकी असफलता के क्या कारण थे, जिस वजह से कांग्रेस जैसे बड़े संस्था का निर्माण किया गया। अगर हम बात करें कांग्रेस से पूर्व की संस्थाओं की, तो उसमें सर्वप्रमुख नाम आता है लैंड होल्डर सोसाइटी की। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में किया गया था और इसकी स्थापना में देवेंद्र नाथ टैगोर, राधाकांत देव इत्यादि की भूमिका थी। और इसमें अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों की, तो इसका मेन उद्देश्य था कि जो जमींदार वर्ग होते थे उनके हितों की रक्षा करना। इसका मतलब यह हुआ कि जमींदारों के ऊपर जो अतिरिक्त कर लगाया जाता था या फिर उनकी जो भूमि छीन ली जाती थी, तो इससे संबंधित जो है बातों को इस संगठन के द्वारा अंग्रेजों के समक्ष रखा जाता था। तो ये पहली संस्था थी जो कि एक राजनीतिक संस्था के रूप में काम कर रही थी और इनका मेन पर्पस था जमींदारों के हित की रक्षा करना। वहीं अगर हम बात करें यह संस्था कहाँ पे बनी थी, तो ये बंगाल वाले क्षेत्र में बने थे। चूँकि आप देखोगे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सबसे पहले जो है आधुनिक विचारों का जो है उद्भव भारत में बंगाल वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा भी था कि
भारत का इटली भी बंगाल को कहा जाता है। और यहीं से हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो भारत में धार्मिक सुधार हो या फिर सामाजिक सुधार हो, वो चाहे राजा राम मोहन राय के द्वारा हो या फिर स्वामी विवेकानंद के द्वारा हो, तो बंगाल वाले क्षेत्र से ही उभर कर आई थी। और इसी में हम लोग आगे जब पढ़ रहे हैं कि जब सबसे पहले राजनीतिक संस्था की अगर बात किया जाए तो वो भी आप देखोगे कि बंगाल वाले क्षेत्र से ही उभर कर आए थे। और शुरुआत में हम लोगों ने जैसे बताया, यहाँ पर इनका हित जो है व्यापक नहीं होकर व्यक्तिगत होता था। इसलिए आप देखोगे कि लैंड होल्डर सोसाइटी का जनाधार बहुत व्यापक नहीं हो पाता है और धीरे धीरे इस संगठन का जो है ह्रास हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें बंगाल वाले क्षेत्र में अन्य संगठनों की जिन्होंने राजनीतिक इकाई के रूप में भूमिका का निर्वहन किया, उसमें सर्वप्रमुख है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। इसका जो मेन उद्देश्य था कि ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों को किस प्रकार से जो है प्रवेश करवाया जाए ताकि वो भारतीय के हितों की बात कर सके। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो जॉर्ज थॉमसन थे, जिन्होंने 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। साथ ही साथ इनके द्वारा यह प्रयास किया गया कि आम लोगों को भी इस संस्था से जोड़ा जाए, लेकिन आप देखोगे कि इनका जनाधार भी ज़्यादा व्यापक नहीं हो पाता है। इस वजह से 1851 ईस्वी में इन दोनों संस्थाओं को मर्ज करके एक नया संस्था बनाया जाता है जिसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कहा जाता है। और इसमें आप देखोगे जो हमने बात किया, जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है ताकि जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सम्मिलित किया जाए। अगर वही हम बात करें इनकी स्थापना का श्रेय तो फिर राधाकांत देव एवं देवेंद्र नाथ टैगोर को जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बंगाल वाले क्षेत्र में अन्य राजनीतिक इकाइयों की, तो उसमें इंडियन लीग सर्वप्रमुख था, जिसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। इनके द्वारा यह प्रयास किया गया कि एक ऐसी राजनीतिक संस्था बनाया जाए जिससे आम लोगों में जो है राष्ट्रवाद का प्रसार किया जाए और उनके द्वारा जो है सामाजिक गतिशीलता को जो है बढ़ाया जाए। इस वजह से आप देखोगे कि इनके द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। हालांकि बाद में इस संस्था का स्थान इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था ने ले लिया, जिसकी स्थापना का श्रेय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस को जाता है। इनके द्वारा मुख्य जो मुद्दा उठाया गया था वो सिविल सेवा जैसी एग्जामिनेशन में भारतीयों को प्रवेश किस प्रकार से बढ़ाया जाए। साथ ही साथ लॉर्ड लिटन के काल में जब सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष के आसपास कर दिया गया था, तो इनके द्वारा यह मांग उठाया जा रहा था कि सिविल सेवा में आयु को जो है बढ़ाया जाए ताकि भारतीयों को भी सिविल सेवा में प्रवेश मिल सके। वहीं अगर हम बात करें अन्य संस्थाओं की, तो बम्बई वाले क्षेत्र में भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं इस समय अब बनने लगे थे, जैसे कि बम्बई एसोसिएशन। इसकी स्थापना का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है और इनके द्वारा भी यह प्रयास किया गया कि ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों को किस प्रकार से प्रवेश दिलाया जाए। वहीं महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ राजनीतिक इकाइयां बनने लगी थी, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में एम.जी. रानाडे के द्वारा किया गया था और इनका जो मेन मुद्दा था वो भारत में जो अकाल हो रहे थे और अंग्रेजों के द्वारा जो अधिक राजस्व की वसूली चाहे किसानों से की जा रही हो या फिर जमींदारों से, तो उनके द्वारा जो है इस बात का जो है विरोध किया जा रहा था और इसी को जो है आधार बनाकर इनके द्वारा पूना सार्वजनिक सभा नामक राजनीतिक इकाई की स्थापना की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि दक्षिण भारत के अन्य किन क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की राजनीतिक इकाई देखने को मिलती है। तो इसमें आप देखोगे कि दक्षिण भारत में मद्रास वाले क्षेत्र में भी कुछ राजनीतिक इकाई इस समय तक बनने लगे थे, जैसे कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में हुई थी, जिसके संस्थापक C.Y. मुदलियार थे और इनका जो मेन फोकस था वो था उच्च वर्ग के जो लोग थे उन्हें प्रशासन में भागीदारी करवाना और इसके साथ ही विधान परिषद में उच्च वर्ग के लोगों को प्रवेश करवाना और विधान परिषद में उच्च वर्ग के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। मद्रास में एक अन्य संस्था का भी नाम लिया जाता है जिसका नाम मद्रास महाजन सभा है। इसका भी अगर हम उद्देश्य की बात करें तो कमोबेश सेम था, विधान परिषद में भारतीयों को भागीदारी को सुनिश्चित करना। और इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक थे M.B. राघवाचार्य,
जिन्होंने यह प्रयास किया था कि भारतीयों को विधान परिषद में परिवेश दिलाया जाए ताकि भारतीय हितों की सुरक्षा किया जा सके। तो ये हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस से पूर्व कौन कौन से संस्थाएं बने थे, और अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये संस्थाएं क्यों नहीं जो है व्यापक जो है प्रदर्शन कर पाई। चूँकि हमने अभी तक जितनी भी संस्थाओं के बारे में आपको बताया उसमें एक बात आपको कॉमन दिखी, या तो वो किसी एक अभिजात वर्ग की बात करते थे या फिर उनका अपना व्यक्तिगत हित होता था। जैसे कि अगर हम बात करें लैंड होल्डर सोसाइटी की, तो उनका मेन फोकस था कि जमींदारों के जो है हित हैं उसे किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। वहीं अगर हम इधर बात करें मद्रास महाजन सभा की, तो इनका सीधा सा उद्देश्य था कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें विधान परिषदों में कैसे प्रवेश दिलाया जाए। तो इस वजह से आप देखोगे कि इनका जन आधार ज़्यादा व्यापक नहीं हो पाया और धीरे धीरे ये संगठन जो है कमज़ोर होने लगे और इनका धीरे धीरे करके ह्रास हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं आखिर कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई और कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिकाएं किस प्रकार से निभाई। चूँकि आप देखोगे कि संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था और यही एक राजनीतिक संस्था थी जिन्होंने कमोबेश आप कह सकते हैं कि आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस वजह से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और इसके साथ ही सिविल सेवा के जो एग्ज़ाम है उसमें कांग्रेस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे उसके अध्यक्ष को लेकर हो या फिर उनके अधिवेशन जो अलग अलग जगह पर हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम ब्रीफ में जो है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि हमें अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये ब्रिटिश सिविल सेवक थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की स्थापना के कारणों की, तो इसमें आपको दिखेगा कि जब भारत में अंग्रेजों के द्वारा पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया जा रहा था और इसके साथ ही यहाँ पर प्रेस का विकास हो रहा था, तो भारतीयों के मन में यह आया कि ब्रिटिश के जो जनता हैं या फिर वहाँ के जो नागरिक हैं उनके पास तो बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन वही ब्रिटिश जो है भारत में अपना शासन चला रहा है, लेकिन भारतीयों को ना तो कुछ आज़ादी है और ना यहाँ पे कुछ उन्हें को अधिकार प्राप्त है। तो इन्होंने अपने आप को जो है एकत्रित किया और राष्ट्रवाद की भावना से पहले से प्रेरित तो थे ही, तो इस वजह से इन्होंने आपस में संगठन बनाकर एक जो है कांग्रेस जैसी बड़े संगठन को बनाने का प्रयास किया। इसमें आप देखोगे जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें 72 जो है सदस्यों ने भाग लिया था। अगर हम बात करें इसकी स्थापना को लेकर, तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम जो है पूना वाले क्षेत्र में किया जाने वाला था, लेकिन वहाँ पर प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण पूना से जो है इसको बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर बताया कि 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। वहीं अब हम जानते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम वेमेश चंद्र बनर्जी था। शॉर्ट में उन्हें हम WC बनर्जी भी कहते हैं। चूँकि आप देखोगे कि एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट फॉर्म दे देता है, तो हमने यहाँ पर दोनों बात आपको बताया ताकि जो है शॉर्ट में रहे या फिर पूरा नाम रहे, तो आप वहाँ पर आराम से अपने आंसर को जो है सही करने में सक्षम हो सके। शुरुआती दौर के अगर हम कुछ सदस्यों की बात करें तो उसमें दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुब्रमण्यम अय्यर और दिनसा वाचा जैसे सदस्य जो है इन्होंने अपनी भूमिका को निभाया था। हमने यहाँ पर आपको कुछ सदस्यों का नाम इसलिए भी बताया क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको यह पूछा जा सकता है कि उदारवादी कांग्रेस के कौन सदस्य हैं या फिर कौन सदस्य नहीं हैं। तो हम लोगों ने अभी जितने भी सदस्यों की चर्चा की उनका संबंध उदारवादी से था। उदारवादी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि जो भी पश्चिमी शिक्षा से प्रेरित थे और उन्हें लगता था कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में भी एक संवैधानिक सुधार किया जाएगा और इसके माध्यम से उन्हें भी प्रशासन में भूमिका निभाने का अवसर दिया जाएगा। तो इस विचार का जो समर्थन करते थे उन्हें उदारवादी कहा जाता था। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं, आखिर हम लोगों ने इनके सदस्यों की तो बात की लेकिन किसी भी महिला सदस्य का हमने नाम नहीं लिया।
इसलिए चूंकि आप देखोगे तो कमोबेश 1890 ईस्वी तक इसमें महिलाओं की भूमिका ना के बराबर थी। लेकिन जब 1890 ईस्वी के आसपास कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक जो है सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जिनका नाम कादम्बिनी गांगुली थी, उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को जब संबोधित किया, उसके पश्चात आप देखोगे तो कांग्रेस में जो है महिलाओं की भी भूमिका आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर कुछ जो है अलग अलग प्रकार के विचार दिए जाते हैं। जैसे इसमें दो प्रकार के विचार सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। एक को हम सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत कहते हैं, तो दूसरे को त्वरित चालक का सिद्धांत कहते हैं। यानी इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर कांग्रेस की स्थापना जो है क्यों किया गया था। तो आइए एक एक विचार को हम लोग समझते हैं और उसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर सही क्या था। तो पहले विचार की जहाँ तक अगर बात करें, जिसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी कहा जाता है, इस सिद्धांत को लाला लाजपत राय ने दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यानी उस समय के जो वायसराय थे, जिनका नाम लॉर्ड डफरिन था, उन्होंने जानबूझकर जो है कांग्रेस जैसी संस्थाएं का निर्माण किया ताकि भारत में जो पहले क्रांतियां होती थी, जैसे 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को खबर नहीं हो पाई थी कि भारत में इतना असंतोष है, तो उन्होंने भारतीयों के बारे में जानने के लिए एक ऐसी संस्थाएं का निर्माण किया ताकि अगर भारतीयों में असंतोष की स्थिति हो तो वो आसानी से पता चला सके। हालांकि ये एक सिद्धांत है, ये सच्चाई नहीं है। हम लोग इसके दूसरे पक्ष पे भी आगे बात करेंगे। और जहाँ तक दूसरे सिद्धांत की बात है, जिसे हम त्वरित चालक का सिद्धांत भी कहते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इसके माध्यम से यह बताया गया कि कांग्रेस की जो स्थापना की गई वो कमोबेश जो है त्वरित चालक की तरह। त्वरित चालक का यहाँ पर अर्थ यह हुआ कि आप देखोगे कि कोई भी जब बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाते हैं तो इसमें लोहे का एक छड़ निकाल दिया जाता है ताकि अगर बिजली गिरे तो उस छड़ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए। तो इसमें यहाँ कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कांग्रेस की स्थापना इसलिए किया गया था ताकि भारतीयों में जो असंतोष है उसको पता जो है आसानी से अंग्रेजों के द्वारा लगाया जा सके। और दूसरी तरफ भारतीयों ने इस संस्था को बनने में इसलिए सहयोग किया ताकि अंग्रेज अगर कोई बड़े कदम उठाए तो वो कांग्रेस जैसी संस्था के माध्यम से उन्हें पता चल सके। इसके साथ ही उनकी जो मांगे हैं वो जो है सरकार तक पहुंचाया जाए, इसलिए कांग्रेस जैसी संस्था को बनने में इनके द्वारा योगदान दिया गया। लेकिन अगर हम इसकी गहराइयों में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस की स्थापना सिर्फ जो है अंग्रेजों के द्वारा इस उद्देश्य से नहीं किया गया था कि वो भारतीयों के असंतोष को जान सके, या फिर भारतीयों ने यह प्रयास नहीं किया था कि वो जो है अंग्रेज से लाभ उठा सके। आप देखोगे कि इसमें पाश्चात्य शिक्षा से जो जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने यह प्रयास किया कि हम संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांग रख सके, इसके लिए कोई एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को बनाने में मदद किया। दूसरी तरफ जहाँ तक ए.ओ. ह्यूम की बात किया जाए तो उनके कार्यों से ये पता चलता है कि उन्होंने भारत में बहुत सारे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार में रुचि लिया था और उनका यह मानना था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए राजनीतिक रूप से ताकि वो स्वशासन को प्राप्त कर सके। इसलिए उन्होंने कांग्रेस जैसी संस्था को स्थापित करने में अपना योगदान दिया था। इसके साथ ही बहुत ऐसे सोर्स हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन और ए.ओ. ह्यूम की जो है आपस में नहीं बनती थी। तो कुल मिलाकर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेज अधिकारियों का योगदान था, या फिर उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने अपनी सुविधा के लिए कांग्रेस की स्थापना के लिए सहायता किया था। एक अन्य गवर्नर जनरल जिनका नाम लॉर्ड कर्जन था, वो भी कांग्रेस की पतन की हमेशा कामना करते थे और उनकी इच्छा थी कि वो अपनी आंखों के सामने कांग्रेस को मरता हुआ देखे। तो इन सभी बातों को अगर हम एक साथ मिलाकर देखें तो लगता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे लॉर्ड डफरिन का तो हाथ नहीं था। हाँ, इसमें अगर व्यक्तिगत भूमिका मानी जाए तो ए.ओ. ह्यूम की जरूर थी कि उनके द्वारा हमेशा से जो है यह प्रयास किया जा रहा था भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हो और उनके द्वारा अपने अधिकारों की मांग जो है ब्रिटिश के समक्ष रखा जा सके।
और उन्होंने देखा था कि पूर्व में जो भी आंदोलन हुए हैं भारत में, उसे अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता था, क्योंकि उस आंदोलन का जन समर्थन बहुत ही नगण्य होता था और उसमें जो है बहुत ही कम लोग जो है अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे। तो इसलिए उन्होंने यह प्रयास किया कि कांग्रेस को एक मजबूत संगठन के रूप में स्थापित की जाए और भारतीय समाज की जो कमियां हैं और भारतीय समाज की जो ज़रूरत है उसे अंग्रेजों के समक्ष रखा जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस की स्थापना जो है क्यों किया गया था और किनके द्वारा किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस के जो शुरुआती दौर हैं, जिसे 1885 से 1905 का ईस्वी भी कहा जाता है, इसमें जितने भी हम लोगों ने सदस्य का नाम लिया उनका दृष्टिकोण उदारवादी था, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो कांग्रेस की अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो इसका सीधा सा था कि संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सुधार हो और भारतीयों की भागीदारी स्वशासन में हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस अपने जो है बातों को किस प्रकार से मनवाते थे। तो इसमें आप देखोगे कि कांग्रेस के द्वारा पत्र या फिर आवेदन दिया जाता था अंग्रेजों के समक्ष, या फिर प्रतिवेदन किया जाता था और याचिका के माध्यम से अपने बातों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने का काम करते थे। अगर हम कांग्रेस के शुरुआती दौर की कुछ सदस्यों की बात करें तो उसमें दादा भाई नौरोजी का नाम सर्वप्रमुख लिया जाता है, चूँकि इनके द्वारा ही सर्वप्रथम यह बताया गया था कि अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया जा रहा था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसे धन का निष्कासन भी कहा जाता है। और इस आधार पर इन्होंने बताया कि कैसे भारतीय धन का ब्रिटेन में निष्कासन हो रहा है, वो चाहे यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी के रूप में हो या फिर पेंशन के रूप में हो। इन्होंने इन सभी बातों को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारतीय समाज में फैलाने का काम किया। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इतने बड़े संगठन कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो क्या इसने जो है ब्रिटिश सरकार को कुछ प्रभावित किया या फिर ऐसे ही चल रहे थे। तो इसके अगर हम प्रभाव की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी शुरुआती दौर में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। जैसे कि आप देखोगे कि इनके द्वारा दबाव देने के कारण ही 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम लाया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अब भारतीयों को भी जो है विधानमंडल में परिवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही पहले जो है विधानमंडल में 10 सदस्य होते थे, जिसे बढ़ाकर अब 16 कर दिया गया और कुछ जो है अधिकार जो है इन सदस्यों को दिया गया, जैसे कि जो बजट प्रस्तुत हुआ करता था उसके ऊपर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक हित के जो कोई मुद्दे होते थे तो उनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जो कि आप देखोगे कि कांग्रेस के दबाव के कारण ही यह संभव हो पाया। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी भूमिका का अच्छे तरीके से निर्वहन किया और इसके साथ ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया और भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हो पाया तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ ही हम अगर बात करें तो विधान परिषद में या फिर विधानसभा में भारतीयों की जो हिस्सेदारी की बात है या फिर प्रतिनिधित्व की बात है, तो ये तभी संभव हो पाया जब कांग्रेस ने दबाव बनाना आरंभ कर दिया। लेकिन कांग्रेस की कुछ कमियां भी रह जाती है, जिसके कारण आप देखोगे कि कांग्रेस में ही अलग गुट बन जाते हैं, जिसे उग्रवादी गुट भी कहते हैं। तो अगर हम इसकी कुछ सीमाओं की बात करें तो इनके द्वारा जो प्रार्थना याचना पत्र जो अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था, तो उसमें बहुत ही कम बातों को जो है अंग्रेजों के द्वारा गौर किया जाता था और उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता था, जिस वजह से आप देखोगे कि इन्हीं के जो कुछ सदस्य होते थे वो इस बात से नाराज होते थे और वो बड़े आंदोलन की मांग हमेशा से करते रहते थे। इसके साथ ही आप देखोगे कि कांग्रेस ने शुरुआती दौर में कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की थी, उसने स्वशासन की ही बात की थी। स्वशासन से यहाँ पर मतलब ये हुआ कि भारतीयों को जो है शासन में हिस्सेदारी तो दिया जाएगा, लेकिन अंतिम रूप से जो शासन है वो अंग्रेजों के ही हाथ में रहेगा। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भारतीयों को जो है आंतरिक मामलों में जो है डिसीजन लेने का अधिकार दे दिया जाए, लेकिन अंतिम जो सर्वे सर्वा होगा वो ब्रिटिश सरकार ही होगा। तो इनका जो है मुख्य उद्देश्य यही था कि बस इन्हें स्वशासन प्राप्त हो जाए, ना कि इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए।
ये हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की स्थापना की शुरुआती दौर की। हालांकि हम लोग आगे बात करेंगे कि जब 1929-30 में जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की भी मांग की जाती है, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस जो बनी थी उसकी सीमाएं क्या थी। अब एक बात और भी उभर कर आती है कि अगर कांग्रेस शुरुआत से ही अगर ज़्यादा विद्रोही होती या फिर ज़्यादा आंदोलनकारी होती तो यह भी संभव था कि अंग्रेज़ों के द्वारा कांग्रेस का भी जो है पतन कर दिया जाता या फिर इसे समाप्त कर दिया जाता। तो इस वजह से संभव है कि इसके जो सदस्य थे उन्होंने आरंभ में ही कोई ज़्यादा उग्रवादी कदम नहीं उठाया और इन्होंने बचने का प्रयास किया। दूसरी तरफ बात यह भी थी कि जो कांग्रेस से जुड़े हुए शुरुआती के सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, उनका मेन अभिरुचि कभी भी राजनीति में नहीं था। वो या तो पेशे से वकील थे या शिक्षक थे या फिर पत्रकारिता में जो है लीन रहते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति को सेकेंडरी पेशा के रूप में चुना था। इस वजह से आप देखोगे कि इनका शुरुआती दृष्टिकोण जो है उतना उग्रवादी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने समझा कि कांग्रेस के द्वारा क्या जो है भूमिका निभाया गया था और उन्होंने किस प्रकार से भारतीय समाज में राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किया। इसकी अगर हम सबसे बड़ी अभिव्यक्ति की बात करें तो वो हमें 1905 ईस्वी में दिखता है, जो कि स्वदेशी आंदोलन के रूप में होता है। अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन के कारणों की तो इसमें पहले से चली आ रही ब्रिटिश के द्वारा आर्थिक शोषण तो विद्यमान था ही, साथ ही साथ उनके द्वारा कर का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा था और भारतीय क्षेत्र में नील की खेती एवं नकदी फसल उपजाए जाने के कारण यहाँ पर खाद्य पदार्थों की कमी हो जा रही थी, जिस वजह से अकाल की स्थिति बनी हुई थी। इस वजह से कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हुआ करते थे वो बार बार जो है सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखते थे और अकाल जैसे बड़ी भीषण आपदा से सुरक्षा के लिए वो सरकार से मांग करते रहते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से भारत में एक के बाद एक अकाल पड़े जा रहे थे। वहीं अगर हम बात करें इसके सबसे बड़े कारणों की तो उसमें दिखेगा कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन दो भागों में कर दिया जाता है, जिसे पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल नाम दिया जाता है। और इस विभाजन को लेकर लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह वक्तव्य दिया जाता है कि बंगाल का सूबा इतना बड़ा है कि वहाँ पर प्रशासन को चलाना मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से हम बंगाल को दो भागों में बांट रहे हैं। लेकिन हम अगर इसके वास्तविक कारणों की बात करें तो वो कुछ और दिखता है, जैसे कि बंगाल वाले क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय बहुत तेजी से हो रहा था और न केवल बंगाल वाले क्षेत्र में बल्कि बंगाल वाले क्षेत्र से पूरे देश में जो है राष्ट्रवाद फैलता जा रहा था और यहाँ पर हिंदू एवं मुस्लिम की एकता जो है बनने लगी थी। तो इन सभी वजहों से लॉर्ड कर्जन को यह लगा कि अगर यही एकता विद्यमान रहे तो फिर से हमें 1857 जैसे क्रांति का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस राष्ट्रवाद को जो है तोड़ने के लिए यह प्रयास किया कि बंगाल को हम दो भाग में डिवाइड कर दें और यहाँ पर उनके द्वारा यह प्रयास किया गया कि हिंदू को जो है अलग बांट दे और मुस्लिम को जो है अलग क्षेत्र में रख दे, ताकि इन दोनों के बीच जो है आपसी एकता का भाव नहीं पनप सके। तो इन्हीं सभी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए लॉर्ड कर्जन के द्वारा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को यह घोषणा किया जाता है कि बंगाल का दो हिस्सों में विभाजन कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें इस बंगाल विभाजन के लागू होने की घटना की तो वो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था, जिसके पश्चात बंगाल को व्यवहारिक रूप से दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया था। इसके पश्चात आप देखोगे कि बंगाल वाले क्षेत्र में राष्ट्रवाद का जो है फैलाव और भी तीव्र गति से हो जाता है। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों आपसी एकता का परिचय देते हैं और मुखर होकर इन दोनों के द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध किया जाता है। इसी समय आप देखोगे कि इनके द्वारा रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है और भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों का बहिष्कार किया जाता है। बहिष्कार करने से यहाँ पर तात्पर्य यह हुआ कि जो अंग्रेजी वस्तु होते थे, चाहे वो कपड़ा हो या फिर उनके द्वारा जो तैयार माल हो, तो भारतीयों के द्वारा इन सब का विरोध किया गया। इसके साथ ही सरकारी सेवा, न्यायालय इत्यादि का भी भारतीयों के द्वारा विरोध किया जाता है। इसी के पश्चात आप देखोगे कि कांग्रेस के जो उदारवादी दल हैं वो अपनी बात मनवाने में जब सक्षम नहीं होते हैं तो कांग्रेस की एक अलग धारा जो है विभाजित हो जाती है, जिसे उग्रवादी संगठन भी कहते हैं। और उन्होंने जो है बंगाल विभाजन का
बहुत ही तीव्र गति से विरोध किया। अगर हम बात करें कांग्रेस के उग्रवादी दल के गठन की, तो इसमें जो उदारवादी थे उसकी विफलता और उनके द्वारा जो प्रार्थना याचना किया जाता था, जिसे अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही ना के बराबर वैल्यू दिया जाता था, इस वजह से आप देखोगे कि कांग्रेस में ही उग्रवादी दल का गठन हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें उग्रवादी दल के कुछ सदस्यों की, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को शॉर्ट में लाल बाल पाल की भी संज्ञा देते हैं, चूँकि इन्होंने मुखर होकर स्वदेशी आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। वहीं अगर हम बात करें इन उग्रवादी नेतृत्व की, तो इसमें बाल गंगाधर तिलक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। जैसे कि इन्होंने इस समय गणेश महोत्सव को आरंभ किया और शिवाजी महोत्सव को चलाया, ताकि भारतीयों में जो है एक राष्ट्रवाद का भावना आए और आत्मसम्मान की भावना आए। यानी वो यह बताना चाहते थे कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही सक्षम थे और उन्होंने पहले भी जो है विदेशियों को भगाया है। तो अब वो समय आ गया है कि हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ें। तो इस वजह से आप देखोगे, हालांकि उन्होंने इस बात का आरंभ राष्ट्रवाद को फैलाने में किया था, लेकिन इसी के साथ जो है सांप्रदायिकता की भावना भी जो है फैलने लगती है, चूँकि ये हिंदू धर्म को एक तरह से ग्लोरीफाई कर रहे थे। हालांकि उनका पर्पस जो है कुछ और था, वो चाह रहे थे आम जनमानस की भागीदारी इस आंदोलन में ज़्यादा हो ताकि वो सफल हो जाए। लेकिन इस बात का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और अंग्रेज़ों ने यहीं से हिंदू एवं मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने का काम किया और उन्होंने अपने शासन पद्धति में फूट डालो और शासन करो की नीति आरंभ किया, ताकि दोनों को जो है लड़ाया जा सके और उनके विरुद्ध जो है सम्मिलित रूप से कोई बड़ा विद्रोह ना हो सके। लेकिन इस आंदोलन को भी अंग्रेजों के द्वारा आसानी से दबा दिया जाता है, चूँकि यहाँ पर जो कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी जो संगठन थे, ये दोनों आपस में ही जो है भिड़ जाते हैं और कुछ मुद्दों को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हो जाता है। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन का प्रसार बंगाल में हो या फिर बंगाल के बाहर हो, इन बातों को लेकर इनके बीच आपसी मनमुटाव हो जाता है। जैसे कि जो उदारवादी दल थे उनका यह मानना था कि इस आंदोलन को जो है बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें उग्रवादी दल की, तो उनका यह मानना था कि इस आंदोलन को बंगाल के बाहर भी फैलाया जाए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसमर्थन मिल सके और अंग्रेज इस विभाजन को रद्द करने पर मजबूर हो जाए। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर इन दोनों के बीच मतभेद हो जाता है और आप देखोगे कि ये आंदोलन भी जो है धीरे धीरे कर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि आखिर 1905 ईस्वी में जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा था या फिर जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस समय कांग्रेस के नेतृत्व जो है किनके हाथों में था। तो इसे आपको याद रखना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और यहाँ पर एक बात आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उदारवादी एवं उग्रवादी के बीच जो मतभेद हुआ था, ये आपको इसके अध्यक्ष पद को लेकर दिख जाएगा कि उनके बीच किस प्रकार से मतभेद थे। जैसे कि 1905 ईस्वी से ही उग्रवादी संगठन चाह रहे थे कि उनके जो समर्थक हैं उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि उदारवादी अपने समर्थक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अध्यक्ष होते थे वही डिसाइड करते थे कि हम किसी भी आंदोलन को जो है किस हद तक ले जाएंगे या फिर उसकी जो है नीतियाँ किस प्रकार से अपनाई जाएगी। तो देखोगे कि 1905 ईस्वी के बाद ही अध्यक्ष पद को लेकर दोनों में मनमुटाव होने लगता है। हालांकि 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के पश्चात कुछ हद तक ये मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन अगले वर्ष 1907 ईस्वी में फिर से जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो उसमें फिर ने दोनों अपना दावा ठोक दिया। लेकिन इस समय भी उदारवादी दल की जीत हो जाती है और उन्होंने रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष पद नियुक्त करने में सफल हो जाते हैं, जिसके पश्चात आप देखोगे कि इन दोनों के बीच जो है मतभेद ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। और इसके पश्चात आप देखोगे कि कांग्रेस दो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक जो पश्चिमी विचार के समर्थक थे और ये चाहते थे कि हम ब्रिटिश से संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर स्वशासन प्राप्त करेंगे, उसे नरमपंथी दल कहा गया। जबकि जो दल विद्रोह एवं आंदोलन के माध्यम से अपनी आज़ादी को सुनिश्चित करना चाहते थे और वो ब्रिटिश सरकार से पूर्ण आज़ादी चाहते थे, उसे उग्रवादी दल कहा गया।
इस सूरत विभाजन के पश्चात कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर होना आरंभ हो गया। चूँकि दोनों दल जो है आपस में जब बिखर गए तो ब्रिटिश सरकार ने इनका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मुस्लिम धर्म को जो है, इसी वजह से आप देखोगे कि 1905 ईस्वी के पश्चात से ही मुस्लिम सक्रिय हो जाते हैं और वो अलग से मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए जो है अनुमति प्राप्त करते हैं। जिसके पश्चात आप देखोगे कि 1906 ईस्वी में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो ये अभी तक हम लोगों ने समझा कि कांग्रेस के आंतरिक कमियों के कारण कैसे जो है ब्रिटिश भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति करने में कामयाब हो जाते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पे आप देखोगे कि सांप्रदायिकता का विकास होना आरंभ हो जाता है। अब हम लोग कांग्रेस से जुड़ी हुई अन्य पहलुओं पे बात करेंगे, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ पे हुई और उस समय वहाँ के अध्यक्ष क्या थे, इससे रिलेटेड भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे और अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए हैं। हालांकि हम लोग पूरा डिटेल से सभी अधिवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, या फिर जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है हम लोग उसी पे बात करेंगे। जैसे कि सर्वप्रथम जो हम लोगों ने बात किया, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और वो बम्बई में हुआ था। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष WC बनर्जी थे, इस बात से तो आप अवगत ही हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि 1886 में कौन अध्यक्ष थे और कहाँ हुई थी इसकी सम्मेलन। तो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इसमें एक बात आपको यह भी याद रखना चाहिए कि ये प्रथम पारसी सदस्य थे। वही दूसरी और हम बात करें 1887 ईस्वी में जो इनका अधिवेशन हुआ है वो मद्रास वाले क्षेत्र में, और इस समय इनकी जो अध्यक्षता की थी उनका नाम सैयद बदरुद्दीन तैयबजी था। और इसमें यो ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रथम मुस्लिम सदस्य थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब हम लोग बात करते हैं 1888 ईस्वी के अधिवेशन की, जो कि इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम जॉर्ज ह्यूल था उन्होंने की थी। अब हम अगले जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए हैं अगर उसकी बात करें तो 1896 ईस्वी में हुआ था, जो कि कलकत्ता नामक स्थल पर। और इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उनका नाम रहीमतुल्ला सियानी थी। ये अधिवेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसी समय वंदे मातरम का गायन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम बात करें 1905 के अधिवेशन की तो यह बनारस में हुआ था और उस समय हम लोगों ने बात भी किया था कि गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बंगाल विभाजन इसी समय हुआ था, जिसे आप स्वदेशी आंदोलन भी नाम देते हैं। और एक अधिवेशन जो कि हम लोगों ने देखा 1907 में हुआ था। चूँकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस समय कांग्रेस का दो गुटों में विभाजन हो गया, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। एक उदारवादी, दूसरा उग्रवादी। तो उस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम रास बिहारी बोस था। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है चूँकि इसी समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी की जो घटनाएं घटी है और कांग्रेस के द्वारा जो योगदान दिया गया है उसे समझने का प्रयास किया है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस दौरान समाचार पत्र का जो विकास हुआ था वो कैसे हुआ था और किनके द्वारा भूमिका निभाया गया था। चूँकि आप देखोगे कि इनसे रिलेटेड भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अखबार का नाम आपको दे दिया जाएगा और उसके संपादक कौन थे ये पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में जानकारी लेंगे ताकि अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर सक्षम हो बनाने में। तो भारत में अगर समाचार पत्र के विकास की अगर बात किया जाए तो पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत लाया गया था। उसके पश्चात आप देखोगे कि भारत में धीरे धीरे समाचार पत्र विकसित होना आरंभ हो गया था। लेकिन सर्वप्रथम अगर समाचार पत्र की बात करें तो 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रथम जो है अखबार निकाला गया था और उस अखबार का नाम था बंगाल गजट। इस अखबार के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की और भारतीयों की जो है अधिकारों की मांग उठाई। वहीं अगर हम बात करें इन सभी घटनाओं को देखते हुए अंग्रेजों ने यह प्रयास किया कि अगर भारत में इसी प्रकार से अखबार और पत्रिका का संचालन होता रहे तो उनके शासन को खतरा हो सकता है। तो इस वजह से उनके द्वारा 1823 ईस्वी में एक सेंसरशिप एक्ट लगाया गया ताकि भारतीय अखबार के ऊपर जो है नियंत्रण लागू किया जा सके। हालांकि इसका भारतीयों के द्वारा व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया,
जिसके पश्चात 1835 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा जो है इस सेंसरशिप को हटा दिया गया। इस वजह से आप देखोगे कि चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। वहीं अगर हम इस दौर की कुछ समाचार पत्रों की बात करें तो तिलक के द्वारा मराठी भाषा में एक समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम केसरी था। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का जो है उद्घाटन किया गया था और इसके माध्यम से उन्होंने देश में राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किया था। तो आइए हम लोग अब देखने का प्रयास करते हैं कि इसी प्रकार का पत्रिका इस समय किनके द्वारा संचालित किया गया था और वो किस भाषा में थी। सिविल सेवा में आप देखोगे कि कुछ प्रश्न इस प्रकार से बना दिए जाते हैं कि पत्रिका का नाम आपको दे दिया जाएगा और उसमें उसके संपादक कौन है, इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। हम लोग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें बंगाल गजट, जो कि एक अंग्रेजी का अखबार था और ये भारत का सर्वप्रथम अखबार भी माना जाता है, जिसकी जो है स्थापना जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा किया गया था। अगले पत्रिका की बात करें तो वो संवाद कौमुदी थी जो कि बंगाली भाषा में थी। इसके संपादक राजा राममोहन राय थे। अगला अखबार है मिरातुल अखबार, जिसके संपादक भी राजा राममोहन राय थे। और अगर हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तो उन्होंने एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम सोम प्रकाश था। अगर हम इसी प्रकार की और भी पत्रिका की बात करें जैसे कि अमृत बाजार, तो उसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। केसरी जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था और अल हिलाल जो कि एक उर्दू की पत्रिका थी जिसकी स्थापना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ ऐसे पत्रिका का उदाहरण लिया जिसने भारत में राष्ट्रवाद को फैलाने में मजबूती प्रदान किया और लोगों में एकता की भावना का प्रसार किया। तो इस क्लास को अब हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? ऑप्शन है आपका ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, बम्बई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर एवं राधाकांत देव के द्वारा किया गया था, जो कि जमींदारों के हित की बात करता था और ये प्रथम जो है राजनीतिक संस्था भी थी जो कि बंगाल वाले क्षेत्र में कार्यरत थी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन है आपका ए.ओ. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो हम लोग जब बता रहे थे कि कांग्रेस की स्थापना के बारे में, तो एक अंग्रेज सिविल सेवक जो कि रिटायर हो चुके थे, ए.ओ. ह्यूम, उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाता कि इसके प्रथम अध्यक्ष, तो फिर वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी होते, लेकिन यहाँ पर संस्थापक की नाम पूछ रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपका बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई और एम.ए. अंसारी। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो 1887 ईस्वी में मद्रास में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता किया था, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कांग्रेस के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था और इनकी पुस्तक एक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके माध्यम से इन्होंने भारत में जो धन का निष्कासन हो रहा था और जो धन ब्रिटेन जा रहा था, इसके बारे में इन्होंने व्याख्या भी किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन है 1902, 1903, 1904 और 1905। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी, क्योंकि जब भारत में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था तो उसी दौरान गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारतीय सेवक संघ की स्थापना की गई थी, जो कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने यह प्रयास किया था इसके माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद को जो है प्रसारित करे और आम लोगों को इस आंदोलन से जोड़े रखे।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं थे? ऑप्शन है पहला बिपिन चंद्र पाल, अगला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और लास्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे उग्रवादी संगठन के बारे में जो कि कांग्रेस से ही अलग हुए थे, तो उसमें लाल बाल और पाल का नाम लिए थे, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो कि उग्रवादी आंदोलन से और उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए थे। तो ये तीनों तो नहीं ही होंगे। तो अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन बच जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, वो सही उत्तर होगा। चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एमजी रानाडे, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चूँकि स्वदेशी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किया गया था, जो कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 और लास्ट ऑप्शन है 15 नवंबर 1905। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 अगस्त 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, लेकिन एक्चुअल में जो उसे इम्प्लीमेंट किया गया था वो था 16 अक्टूबर 1905। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905, क्योंकि इसी दिन से बंगाल का विभाजन एक्चुअल में क्रियान्वित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मेयो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। चूँकि 1905 ईस्वी में यही जो है उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, जिनके द्वारा बंगाल को दो टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। और इन्होंने यह भी कहा था कि यहाँ पर प्रशासनिक जटिलता अधिक है, इस वजह से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, निम्न नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है भगत सिंह, बी.डी. सावरकर, वारिंद्र घोष और लास्ट ऑप्शन है पुलिन बिहारी। तो हम लोग जब पढ़ेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, तो उसमें आप देखेंगे कि अभिनव भारत और मित्र मेला जो कि एक संगठन था जिसकी स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था। तो यहाँ पर तत्काल में आप जान जाएं कि बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देसी भाषा प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1884, 1875, 1882 और लास्ट ऑप्शन है 1878। तो इस प्रश्न का तात्पर्य यह है कि भारतीय प्रेस के ऊपर जो है एक तरह से प्रतिबंध जो है किस वर्ष लागू किया गया था, जो कि एक एक्ट के माध्यम से हुआ था। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1878 ईस्वी, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। और हालांकि इसे बाद में लॉर्ड रिपन के द्वारा हटा लिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बंगाल। चूँकि बंगाल वाले क्षेत्र में जुगल किशोर जी के द्वारा ये उदंड मार्तंड जो कि एक हिंदी का समाचार पत्र था, इसे जो है चलाया गया था। इसी से जुड़े हुए कुछ और भी हम लोग फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि समाचार पत्रों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि हम लोगों ने कुछ समाचार पत्रों के बारे में पहले भी पढ़ा, लेकिन दो चार नाम और ऐड कर लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप करने में सक्षम हो। जैसे कि नव भारत जो है एक अंग्रेजी की पत्रिका थी जिसे एनी बेसेंट ने चलाया था। वहीं इंडिपेंडेंट जिसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन ये जो पत्रिका थी इसे गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये थी कुछ पत्रिका से संबंधित जानकारी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक कांग्रेस की स्थापना और भारत में जो स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे उसके बारे में पढ़ा, और इसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि भारत में किस प्रकार से प्रेस का विकास हुआ था और उन्होंने जो है भारत में राष्ट्रवाद को फैलाने में किस प्रकार से मदद की। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।